एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन और बुलेटिन में एक बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ा एनकाउंटर शुरू हुआ है। कुलगाम के डीएचपोरा में यह एनकाउंटर हो रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा भी है। यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। इस पूरे इलाके में, कुलगाम के डीएचपोरा इलाके में यह एनकाउंटर फिलहाल जारी है, जिसमें इन आतंकियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने की पुरजोर कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कुलगाम में एनकाउंटर हो रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 की संख्या में आतंकियों को घेरा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ जारी है इस इलाके में। कुलगाम के डीएचपोरा में ये एनकाउंटर, जहां पर खबर ये मिल रही है कि 2 से 3 की संख्या में आतंकी इस इलाके में हैं और उन्हीं की घेराबंदी की है सेना ने, और हमारे सुरक्षा बल लगातार उनकी घेराबंदी में जुटे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों की धरपकड़ लगातार जारी है और एक और बड़ा एनकाउंटर यहां पर हो रहा है। जो भी अपडेट होगा इस पर आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ राजनीति भी इस वक्त गर्म हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज का नहीं, दिस इश्यू वेंट बैक टू 1989। 1989 में पहली बार इस पर पेपर प्रेजेंट किया गया, इस पर चिंतन किया गया कि किस प्रकार से सेना के अंदर जिनकी भर्ती होती है उनकी एज को कम किया जाए, ताकि जो एवरेज, जो औसत उम्र सेना का है वो कम हो सके। आज औसत उम्र अगर 32 इयर्स, 32 वर्ष का है, अग्निपथ स्कीम इसे 26 वर्ष, 26 इयर्स पे लाके खड़ा करेगा। ये अपने आप में सेना के लिए गौरव का विषय है। कारगिल युद्ध हुआ, भारत को परम विजय मिला, हमारे कई जवान शहीद हो गए, देश के लिए मर मिटे। उसके बाद कमेटियां बनी, कारगिल रिव्यू कमेटी बनी। सबका क्या कहना था? सबका कहना था कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा, सबका कहना था कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। और उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस रिव्यू कमेटी ने कहा वो यह था कि इंडिया की आर्मी का जो चेहरा है, जो एवरेज एज है, वो यूथफुलनेस के साथ बढ़ना चाहिए, उसके उम्र को कम करिए। जो विषय इतने समय से चला आ रहा है। मैं आज कांग्रेस से, मैं आज सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी, जब आपको आग्रह करना चाहिए था कि जो सेना के लिए रिफॉर्म आवश्यक है वो रिफॉर्म हम कब करेंगे, आपने तब आग्रह नहीं किया। आज आप सत्याग्रह कर रही हैं। ये किस चीज का सत्याग्रह है? जब हमारे इंडिया के डिफेंस के पास, एयरफोर्स के पास विमान नहीं थे, 10 वर्षों तक वो डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में काम कर रही थी, तब इस कांग्रेस की सरकार ने एक एयरफोर्स में विमान ऐड नहीं किया। राफेल हम लेकर आए, उसमें भी राजनीति की गई, उसमें भी राजनीति की गई। उसका हश्र क्या हुआ उन्होंने खुद भुगता है। और आज ठीक उसी प्रकार अग्निपथ स्कीम में राजनीति हो रही है। याद होगा आपको, कांग्रेस के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी, उनका एक ही स्लोगन था, उनका एक ही मंत्र था, नो वर्क नो हेडेक। कोई काम करेंगे नहीं, कोई हेडेक ही नहीं होगा, कुछ बदलेंगे नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। एक बार उनसे पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था कि आप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरे देश हैं वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते। बुरा मान जाएंगे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। डिप्लीटेड स्ट्रेंथ होने के बाद इंडियन एयरफोर्स में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है। रिकमेंडेशंस होने के बाद, ये रिकमेंडेशंस बहुत पहले से थी कि आप आयु को कम करिए, आयु कम नहीं करना है, और जो कर रहा है उसको करने नहीं देना है। 75% अग्निवीर बाहर हो जाएंगे, उनका क्या होगा? आज बिल्कुल अक्षरशः समझाया गया कि उनके लिए सरकार ने किस प्रकार के प्रावधान किए हैं, किस प्रकार से CAPF से लेकर मर्चेंट नेवी, कॉरपोरेट की दुनिया हो, कंपनीज हो, स्टेट की पुलिस हो, उन सभी में जिस प्रकार से कोटा सिस्टम लागू करके उनकी चिंता इस सरकार ने, और केवल केंद्र सरकार ने नहीं,
राज्य सरकारों ने भी की है, यह अपने आप में दिखाता है कि इसकी चिंता सबको है. And all of them are moving forward to see to it that these 75% of people who come out of the Agnipath scheme after 4 years, they are accommodated. तो संबित पात्रा को सुन रहे थे आप, जो कह रहे थे कि रिफॉर्म की जरूरत है सेना को, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष बेवजह की राजनीति से लेकर कर रहा है. सुनते हैं संबित पात्रा को. आज मोदी जी ने, आज हिंदुस्तान की आर्मी ने अग्निपथ के स्कीम के माध्यम से देश के सुरक्षा का बागडोर युवाओं को सौंपा है. आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी आर्मी और हमारे देश की जनता युवाओं पे कितना भरोसा करती है. आज सुरक्षा के लिए युवाओं को यह कमान दिया गया है देश का, और हम सबको विश्वास है ये जो युवक हैं, दे विल पास दिस टेस्ट, दे विल प्रोटेक्ट देयर मदरलैंड. ये पूरी तरह से खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अब तक करती आई है. आप याद करिए, जब ये प्रोटेस्ट करना इनकी आदत हो गई है. जब ये जैम ट्रिनिटी लेके मोदी जी आए थे, उस समय आधार कार्ड को लेकर किस प्रकार पूरे देश में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आगजनी की थी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि ये नहीं होना चाहिए. अगर ये जैम ट्रिनिटी नहीं होता, ये दूरदर्शिता सरकार की नहीं होती, कोरोना के समय सभी के अकाउंट में जो 2000 रुपए गए वो जा पाते क्या? जा पाते क्या? आप खुद बताइए. आज ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों रुपए देश के बच रहे हैं, थैंक्स टू दी फार साइटेडनेस ऑफ दिस गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द जैम ट्रिनिटी. आप याद करिए, ये वैक्सीन को लेकर राजनीति करते थे. ये कह रहे थे कि वैक्सीन में गाय का खून मिला हुआ है, काफ सीरम है, ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगाना चाहिए. लोग हंसते थे, ये संभव नहीं है भारतवर्ष में इतने इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया जाना. हो गया ना. आपने विश्वास दिखाया मोदी जी पे, आपने विश्वास दिखाया इस सरकार पे, आपने विश्वास दिखाया भारत की काबिलियत पे, भारत के वैज्ञानिकों पे. हो गया ना, ये वैक्सीनेशन संभव हुआ ना. ठीक उसी प्रकार अपनी सेना पे संपूर्ण विश्वास रखिए. सेना राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है. पूर्ण विश्वास के साथ सेना के साथ हम सब खड़े हों. सेना का एक ही मकसद है, भारत मां की रक्षा करना. किस प्रकार से हम भारत मां की रक्षा करें, किस प्रकार से हम भारत मां की ताकत को और सुदृढ़ बनाएं, इसमें आगजनी के लिए, हिंसा के लिए, राजनीति के लिए, किसी संस्था के लिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए कोई स्थान नहीं है. स्थान है तो सामूहिक भलाई के लिए स्थान है. स्थान है तो सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको लेकर आगे बढ़ने में ही, इसी मंत्र में ही स्थान है. बंधुगण, मैं इतना ही कहना चाहता था, और आज मैं प्रियंका गांधी जी से पुनः आवेदन करूंगा कि प्रियंका जी, आपने जो कहा है कि आपका मकसद केवल और केवल सरकार को गिराना है, टू टॉपल द गवर्नमेंट, और सरकार को खत्म करना है. सरकार को खत्म करना आपका मकसद हो सकता है. हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान को बढ़ाना, हिंदुस्तान को रक्षित रखना, यह हमारा मकसद है. यह हिंदुस्तान की आर्मी का मकसद है. और हमेशा याद रखिए, आर्मी और हिंदुस्तान का मकसद ही कामयाब होती है, और किसी का नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं कोई प्रश्न नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सारे प्रश्नों का उत्तर आज लेफ्टिनेंट जनरल पुरी और उनके साथियों ने जिस प्रकार. तो ये आपने संबित पात्रा को सुना, जो देश भर में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कह रहे थे कि विपक्ष उकसाने का काम कर रहा है, युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है. अब आपको हम सुना देते हैं कि प्रियंका गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर कैसे निशाना साधा है. देखिए, हर गांव में सुबह 4 बजे उठकर नौजवान भर्ती के लिए ट्रेनिंग करता है, दौड़ लगाता है. सबने देखा, सब जानते हैं, नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है पूरी तरह से. वो राष्ट्र सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए. और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस लेनी चाहिए. तो राजनीति एक तरफ, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं. अग्निपथ योजना पर आज बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
सारी बड़ी बातें आपको हम बताएंगे इससे जुड़ी हुई, लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि वायुसेना के एयर मार्शल एस.के. झा ने कहा है कि अग्निपथ योजना पर चल रही हिंसा के पीछे कोचिंग सेंटर्स हैं। ये बड़ी खबर है। जो हिंसा देश के कई हिस्सों में इस वक्त हो रही है, अग्निपथ को लेकर जो विरोध हो रहा है, उससे हिंसा उसके जरिए की जा रही है, उस पर यह बड़ा बयान है। हिंसा के पीछे कई कोचिंग सेंटर जो कि इसमें शामिल हैं। साथ ही सेना ने यह साफ कर दिया है कि जो भी हिंसा में शामिल है वो अग्निवीर नहीं बनेगा। अब सारी रिक्रूटमेंट सिर्फ अग्निवीर के थ्रू ही होगी। एज की सीमा बढ़ा दी गई है 21 से 23। जो एलिजिबल हैं वो एक बार फिर इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में जो मैंने अभी पहले बताया उसमें अप्लाई करेंगे। 2 साल एक लंबी अवधि होती है, मेडिकल कंडीशन उनकी वगैरह, तो इनका एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगा, फुल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही एयरफोर्स में चयन किया जाएगा। तो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सेना की तरफ से और उसमें ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि जो हिंसा हुई है उसके पीछे कई कोचिंग सेंटर्स हैं। इसका कोचिंग कनेक्शन क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए, इस एलईडी के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूं कि आखिर ये क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। हिंसा का कोचिंग कनेक्शन क्या है? देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा हुई, युवा सड़कों पर उतरकर जगह जगह कहीं आगजनी की गई, कहीं पथराव किए गए। देखिए, बिहार के पटना 4 कोचिंग सेंटर पर यहां एफआईआर दर्ज हुई है। पटना में 4 ऐसे कोचिंग सेंटर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बात करूं तो हिंसा भड़काने का आरोप यहां पर भी लगा। तो कोचिंग सेंटर्स की भूमिका संदिग्ध यहां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिरासत में 5 फिजिकल ट्रेनर लिए गए हैं। इन पर भी आरोप है कि इन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया है। इसके बाद राजस्थान की बात करूं तो सीकर में कोचिंग संचालक को यहां गिरफ्तार किया गया और यहां पर भी कोचिंग संचालक पर यही आरोप लगा। तो ये चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो या फिर राजस्थान, इन चारों जगहों पर जो गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो यही बता रहा है कि कई कोचिंग संचालक, कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया और आज सेना ने भी इस बात का जिक्र इसमें किया है। डीएमए के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जो भी हिंसा में शामिल होगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, ये साफ करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ अग्निवीर स्कीम में जुड़ना चाहता है, वो अपना सर्टिफिकेट देगा, प्लेज करेगा कि उसने ना तो किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, ना ही किसी तोड़फोड़ में हिस्सा लिया है। ये प्रावधान करा गया है। एंड आप सबको मालूम है, आजकल कहीं पे भी फोटो खींचेगी और वो आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी, पुलिस वेरिफिकेशन इज 100%। कोई नहीं आ सकता फौज में विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। उसकी वो चिल्का, जैसे सर ने बोला था पहुंचेंगे, वो नहीं पहुंच सकते चिल्का। अगर वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आर्मी के, वो नहीं पहुंच सकते वहां पे। तो ये प्रावधान कर दिए गए हैं। तो ये प्रोटेस्टर्स से, ये जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि ये समय वेस्ट नहीं करें। फिजिकल पास करना आसान नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? We are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है उसकी। तो ये रोल बैक करने की तो मेरे तरफ से तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल रोल बैक नहीं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगर आप दिल्ली, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अक्सर दिल्ली में लगने वाले जाम से आप परेशान होते हैं, तो आज के बाद से आपकी ये परेशानी बिल्कुल खत्म होने जा रही है। प्रगति मैदान के पास लगने वाले जाम से दिल्ली को निजात मिली है। पीएम मोदी ने ये बड़ी सौगात दी है। पूरी खबर आप देखिए। प्रगति मैदान के आसपास का ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। सालों साल यहां लोगों को ट्रैफिक की गंभीर समस्या से जूझना पड़ा है। ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये टनल दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है।
रिंग रोड इंडिया गेट हुआ सिग्नल फ्री। अब सफर में 25 मिनट का समय बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन किया। ये टनल जाम में फंसी दिल्ली और एनसीआर के लिए कितनी बड़ी सौगात है, इसे समझिए। इस टनल से प्रगति पावर स्टेशन से नेशनल स्पोर्ट्स क्लब के बीच की दूरी महज 5 मिनट में पूरी होगी। अभी ये समय करीब 30 मिनट है। इस टनल से दिल्ली, यूपी और हरियाणा को होगा फायदा। इससे हर साल 54,90,240 लीटर ईंधन बचने का अनुमान है। इस टनल से रोजाना करीब 1,40,000 गाड़ियां गुजरेंगी। टनल की लंबाई 1.6 किलोमीटर है और इसकी लागत करीब 920 करोड़ रुपए है। इस टनल के बनने से सिर्फ जाम से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी काफी कम हो जाएगा। मतलब हरियाली की हरियाली और मुनाफे का मुनाफा। टनल के बनने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हर साल करीब 13,000 टन कम होगी। मतलब हर साल 52,000 पेड़ लगाने के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। इस टनल से ध्वनि प्रदूषण भी काफी कम होगा। इसका फायदा ये होगा कि हरियाली क्षेत्र का विस्तार होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम होने से भूजल का स्तर भी सुधरेगा। इस टनल के साथ 5 अंडरपास भी खुल गए हैं। ये अंडरपास भी जाम में फंसी दिल्ली की सांसें बचाएंगे। भैरू मार्ग से मथुरा रोड पर रोजाना करीब 2 लाख गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि सुबह पीक आवर्स में करीब 12,000 गाड़ियां इस रोड से गुजरती हैं। यही हाल भैरू मार्ग और शेरशाह रोड का है, जहां से रोजाना 1,38,640 गाड़ियां गुजरती हैं। सुबह के पीक आवर्स में 11,000 गाड़ियां इस रोड से जाती हैं। मथुरा रोड से भगवान दास रोड पर रोजाना करीब 95,000 गाड़ियां गुजरती हैं। सुबह पीक आवर्स में करीब 9,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इन 5 अंडरपास से इन मार्गों पर भी जाम और प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। जितना इस कॉरिडोर की वजह से प्रदूषण कम होगा, वैसा करने के लिए 5 लाख पेड़ से जो मदद मिलती है, वो मदद इस टनल के कारण मिल जाने वाली है। पटना हवाई अड्डे पर आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दिल्ली के लिए उड़ान भर रहे एक विमान में टेक ऑफ करते ही आग लग गई, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हालांकि गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित बचा लिए गए। पटना से दिल्ली जा रहे इस विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके विंग में आग लग गई। ये देखिए, हवा में उड़ते विमान के बाएं विंग में आग का गोला दिख रहा है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर यह आग तेजी से फैलने का खतरा रहता है। लेकिन विंग में आग लगते ही पायलट ने सूझबूझ से इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। सभी यात्री विमान से सुरक्षित निकाले गए। विमान में 185 यात्री सवार थे। विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। पूरी तरह से सुरक्षित है। सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है। कोई हताहत नहीं है। और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फ़ोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। तो उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। विमान हादसे के बारे में पता लगने के बाद पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्रियों के रिश्तेदार परेशान दिखे। सिर्फ उनके लिए नहीं, जिन्हें पता चला, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, हर कोई इस समय में यही देख रहा है कि उनके रिलेटिव जो भी उस पे सवार थे, क्या वो सही है, या जिन्हें पता भी नहीं था कि उससे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हर पैसेंजर्स अपने अपने लोगों को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या जो दिल्ली जाने वाले थे यात्री, क्या उसी फ्लाइट में सवार थे। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जिन लोगों ने रीशेड्यूल करा लिया है। अब सवाल ये उठता है कि विमान के विंग में ये आग कैसे लगी। तो इस पर डीजीसीए ने बयान जारी कर कारण बताया है।
डीजीसीए ने कहा कि उड़ान भरने के बाद पक्षी के टकराने से विमान का इंजन 1 बंद हुआ। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बचाए गए। अब उन यात्रियों की आंखों देखी सुनिए जो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। क्या हुआ था, कुछ बताएंगे जानकारी? जैसे मतलब टेक ऑफ करने लगी वैसे ही आवाज़ आई बहुत ज़्यादा इंजन से और स्पार्क हुआ। 4-5 बार वैसे आवाज़ आ रही थी और स्पार्क होने के बाद कुछ देर हम लोग हवा में थे। उसके बाद से वापस इंजन शायद ऑफ कर दिया उन्होंने और वापस हम लोग वापस लैंड करो। कितनी देर फ्लाइट को उड़े हुए हुए थे? 15 मिनट हार्डली। सबने बहुत शांति दिखाई, बहुत अच्छे से बैठे रहे, सब प्रे कर रहे थे। मैं भी प्रे कर रही थी। ऑब्वियसली आई विल ट्रैवल विथ माय सन सो डेफिनेटली, बट हाँ, थैंक्स टू पायलट, बहुत अच्छे से लैंड करा दिया उन्होंने। बहुत सूझबूझ कहेंगे या पायलट की सूझबूझ कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें वापस लेके आ गए। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या फिर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का विवाद, जहां एक तरफ बनारस, मथुरा, आगरा के ताजमहल और दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर विवादों के चलते हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक खाई बढ़ती जा रही है, वहीं गुजरात के पावागढ़ में कालिका मंदिर और दरगाह का समझौता समाज के लिए मिसाल है। दोनों समुदाय के लोगों ने करीब 600 साल से चले आ रहे इस विवाद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लिया। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में कालिका मंदिर के नवनिर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया है। उसका इंतजार करीब 600 सालों से हो रहा था। शनिवार को 600 साल बाद मां काली के कालिका मंदिर में ध्वज लहराया गया। सैकड़ों साल बाद ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि यहाँ पर दरगाह और मंदिर को लेकर जो विवाद था वो अब खत्म हो गया है। आरती करे तुम्हारी, आरती करे तुम्हारी, मंगल करनी माँ। ओम जय महाकाली माँ। पावागढ़ में मंदिर और दरगाह के विवाद और उसके समझौते को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने भी पावागढ़ के कालिका मंदिर का दौरा किया। मंदिर करीब 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। दर्शन करने आने वाले लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य सड़क से मंदिर की पहाड़ी तक करीब 7 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया है। इसके बाद मंदिर परिसर तक आसानी से पहुंचने के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है। चलिए, चूंकि रोपवे सर्विस है, रोपवे सर्विस के जरिए आपको दिखाते हैं कि पावागढ़ मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सालों बाद यहाँ पूजन अर्चन, क्योंकि माना जा रहा है पावागढ़ मंदिर में भी कई 500 साल पुराना विवाद था। मंदिर के ठीक ऊपर पहले मज़ार हुआ करती थी और उसको अब हटाकर किनारे किया गया है और अब वहाँ पे काली माँ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है, भव्य मंदिर तैयार किया गया है। एक जमाना होता था जब पावागढ़ के कालिका मंदिर तक जाना बहुत मुश्किल था। अब इस रोपवे के जरिए मंदिर तक जाना बहुत आसान हो गया है। रोपवे के जरिए हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में जाने के लिए उत्साहित थे। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे भी रोपवे में बैठकर मंदिर पहुंचे। कालिका माता का जो मंदिर है इसको भव्य स्वरूप दिया गया है। पहले इसी मंदिर परिसर के ठीक ऊपर मज़ार का गुंबद था, लेकिन आपसी समझौते के बाद मंदिर के लिए जगह निर्धारित कर दी गई। मंदिर बनकर निर्मित हो गया और ठीक उसके बगल में मज़ार के लिए भी जगह दी गई और बल्कि मज़ार भी बनकर तैयार हो गया। हिंदू मान्यता के अनुसार पावागढ़ कालिका मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है जो पावागढ़ की पहाड़ियों पर बनाया गया है। इस मंदिर में गुजरात और आसपास के लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 15वीं शताब्दी में जब मुगल शासक महमूद बेगाड़ा ने जूनागढ़ और पावागढ़ राज्य पर कब्जा किया, तब कालिका मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया और उसमें दरगाह बना दी गई। उसके बाद से ही विवाद चला आ रहा था। नीचे काली मां की पूजा होती थी, जबकि उसके ऊपरी हिस्से में पीर बाबा की तिजारत की जाती थी। इस स्थान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों अपना हक जताते थे। डॉक्टर साहब, इस मंदिर का इतिहास क्या है, जरा बताएं। ये मंदिर सालों से है, बहुत सालों से मंदिर था। फिर करीबन 500 साल के पहले मोहम्मद बगड़े ने इस मंदिर पे चढ़ाई की थी और वो चढ़ाई के भागरूपे ऊपर से सीकर तोड़ दिया था और वो ध्वजा है वो नहीं थी। तब से मंदिर बिना शिखर का ही था और वो मंदिर के ऊपर एक मजार थी। बहुत सारे भक्तों की इच्छा थी
कि मंदिर पूर्ण हो और मंदिर के ऊपर ध्वजाजी हो, बट मजार की वजह से वो ध्वजाजी नहीं थी। और आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया। इतने सालों के बाद हमारे यशस्वी और गुजरात के पनोता पुत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ध्वजा फरकाई और वो ऐतिहासिक घड़ी के हम सब लोग साक्षी हुए। करीब 3 साल पहले कालिका मंदिर के ट्रस्टी सुरेंद्र काका और दरगाह के दीवान सलीम की पहल पर कोर्ट के बाहर ही मामले को सुलझा लिया गया। आपसी समझौते में सलीम दीवान इस बात पर राजी हो गए कि हिंदू पक्ष काली माता के मंदिर का पुनर्निर्माण कर ले, साथ ही उसके पास ही दरगाह का भी निर्माण करा दिया जाए, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। नतीजा ये रहा कि पावागढ़ कालिका मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण कराया गया, साथ ही मंदिर परिसर में ही दरगाह का निर्माण भी कराया गया। मजार जो बंद है, ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं, लेकिन ठीक मंदिर के बगल में मजार के लिए जगह दी गई है और मजार भी ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है। ट्रस्ट के लोगों ने मजार को भी बनवा दिया है। फिलहाल मजार में भी ताला लगा है। आपको दिखाते हैं, ये वो मजार है जिसको लेकर विवाद था। कहा यह जा रहा था कि यहाँ काली माता का जो मंदिर था, ठीक उसके ऊपर तोड़कर मजार बना दी गई थी। अभी फिलहाल उस मजार के लिए एक जगह निर्धारित की गई है। ठीक मंदिर के बैक साइड पे ये मजार है। श्री महाकाली माता जी का मंदिर नवनिर्माण होने जा रहा था, उसके बीच हमारे ट्रस्टी और हमारे साथ के अंदर समझौता हुआ और ट्रस्टी को हमने बोला कि श्री महाकाली माता जी का मंदिर नवनिर्माण होने जा रहा है और शिखर बनने जा रहा है, तो हम लोगों को बहुत गर्व की बात है। और इसीलिए मैं इन ट्रस्टियों के साथ के अंदर समझौता करके ने माता जी का शिखर जो बना, उसके लिए मैंने है कि तो मेरी दरगाह को नीचे लाने का आग्रह से किया और सब ट्रस्टी के साथ के अंदर मेरा समझौता हुआ और मेरे को ट्रस्टी ने नीचे जो दरगाह की जगह है वो महाकाली माता के मंदिर तरफ से दी है। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो अक्सर यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते रहते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद यहाँ आना थोड़ा कम हो गया। पीएम ने मंदिर के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए खुशी जताई कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव फिर से स्थापित हो रहा है। पंचमहाल और गुजरात के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किए। अब सोने से बढ़े इस कलश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है। आज पावागढ़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है। मंदिर पुनर्निर्मित हो गया है। पहले बताते हैं, पहले यहाँ पे मजार हुआ करती थी, अब यहाँ पे मंदिर हो गया। दोनों पक्षों में बड़ा आपसी समझौता करके ये सब बनाया गया। इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? अच्छी पहल है, होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैडम आप आती रही पहले भी? नहीं, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ अभी। जी, पहली बार आकर अच्छा लगा? देख के अच्छा लगा, माता रानी के दर्शन हुए, काफी अच्छा लगा। दर्शन करने आए? यस, मैं सुबह 7 बजे से आया हूँ और वेटिंग किया और 1-2 बजे चांस मिला है। कालिका मंदिर में बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शन को सुलभ कर दिया। अब बच्चे, जवान, बुजुर्ग, दिव्यांग आसानी से मां के चरणों में आकर भक्ति और प्रसाद का लाभ उठा सकते हैं। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के तौर पर 3 साल पूरे हो गए हैं। ओम बिरला ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि उनके कार्यकाल में लोकसभा में रिकॉर्ड काम किया हुआ है। संसद का इस साल का शीतकालीन सत्र नई संसद में होना है, कैसी है तैयारी और लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उनकी क्या तैयारी है? ओम बिरला से बात की हमारे संवाददाता नीरज पांडे। नमस्कार, मैं हूं नीरज पांडे और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत हैं, ओम बिरला जी, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस 3 सालों में बहुत ही अद्भुत काम हुए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज को समय दिया और अपने 3 साल की जो महत्वपूर्ण यात्रा थी उस पर बात करने के लिए आप राजी हुए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि इन 3 वर्षों का आपका अनुभव क्या रहा, क्योंकि आपने इतने सफलतम तरीके से 3 वर्ष आपने बिताए हैं, बहुत ऐतिहासिक रहा आपका कार्यकाल ये 3 साल। तो कैसे आप इस पूरे सफर को देखते हैं 3 साल के? इस 3 साल के इस लोकतांत्रिक यात्रा के अंदर संसद के सभी मान्य सदस्यों का सहयोग मिला। सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रतिपक्ष में सदन
के नेता, अन्य मान्य दलों के नेताओं और सबके मान्य सदस्यों के सहयोग से ये 3 साल लोकसभा के 8 सत्र के अंदर जहां प्रोडक्टिविटी हम पिछले लोकसभा सत्रों की तुलना करें तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रही। माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। विधायी अन्य चर्चा संवाद में उनकी सहभागिता रही। देर रात्रि तक माननीय सदस्यों ने बैठकर चर्चा संवाद किया, जिससे बेहतर परिणाम देश के अंदर आया है। विशेष रूप से जनता का विश्वास, भरोसा संसद के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ा। कि किस तरीके से कोविड-19 की इस वैश्विक चुनौती के समय भी, जब दुनिया की अधिकतर संसद वर्चुअल थी, उस समय भारत की संसद फिजिकल चली और संख्या की दृष्टि से देखें तो औसतन जितनी सदस्य संख्या रहती है उतनी ही संख्या वहां पर रही। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम इस लोकतंत्र के मंदिर को और सशक्त बनाने में हमारी संस्थाओं के अंदर चर्चा, संवाद, डिबेट उच्च स्तर की हो, देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो, कानून बनाते समय संपूर्ण जनता के विचारों को, उनकी अभिव्यक्ति उस कानून के अंदर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी भागीदारी हो, ताकि बेहतर कानून बना सके। बिरला साहब, आप 2014 में पहली बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और संसद पहुंचे। 2019 में आप लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। लोकसभा सदस्य के रूप में आपका अनुभव मात्र दूसरी बार का है, लेकिन आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण बिल पास हुए, कानून पास हुए, खासकर 370 का कानून हो, चाहे कृषि बिल हो, कई महत्वपूर्ण बिल आए जिसमें आपको बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ी, बहुत सारे आरोपों को भी झेलना पड़ा। आपको कब लगा कि बहुत सारी कठिनाई और बहुत सारी चुनौती आपके सामने है और पॉलिटिकल पार्टीज को साधना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है? तो आपको लगा नहीं, कब चुनौती आपको महसूस हुई? पांडे जी, कोई चुनौती ऐसी नहीं रही, लेकिन मेरा लिए वो क्षण सुखद था जो मैंने सोचा था कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र, उस पहले सत्र में 37 बैठकें जो अपने आप में ऐतिहासिक थी, 35 विधेयक पारित होना, प्रोडक्टिविटी 125% होना, और उसमें विशेष था कि न व्यवधान होना न गतिरोध होना। मेरा यही सपना था कि संसद बिना गतिरोध के चलना चाहिए, इस संसद के अंदर अधिकतम चर्चा संवाद होना चाहिए, जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को यहां रखे, सरकार सकारात्मक रूप से लेकर उनकी आकांक्षा अपेक्षाओं को पूरी करे। इस सत्र, पहले सत्र में सभी मान्य सदस्य जो पहली बार चुनकर आए थे, उन मान्य सदस्यों ने जिस विश्वास के साथ जनता ने उनको चुनकर भेजा था, उसी विश्वास भरोसे के साथ उन्होंने सदन में जनता के बुनियादी मुद्दों को रखा। लेकिन 2-3 बिलों में बहुत गतिरोध देखने को मिला, खासकर कृषि बिल और उससे पहले जम्मू कश्मीर का जो बिल पेश किया गया, एसपीजी बिल, इन 3-4 बिलों में तो बहुत ज्यादा गतिरोध हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। कैसे आपने लोकसभा में इसे मैनेज किया? क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल तलवार तान के खड़ी हुई थी सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस का तो लगातार विधेयकों पर आरोप भी लग रहा था आप पर, आप पे आरोप लगा कि आप जो है सरकार के नुमाइंदे के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, तो ऐसे में कैसे मैनेज कर पाए? किसी ने कोई आरोप सदन में नहीं लगाया। सदन के बाहर तो चर्चाएं होती थी, लेकिन सदन के अंदर किसी नेता ने, किसी दल के माननीय संसद सदस्य ने कभी आसन पर कभी आरोप नहीं लगाया। सबसे मुश्किल मौका कब? इन विधेयकों की बात कर रहे हो आप, चाहे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हो, चाहे सीए हो, चाहे किसान बिल हो, सब पर आवंटित समय से ज्यादा चर्चा हुई।
देर तक चर्चा हुई और सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया। मेरा यही प्रयास रहता है कि विधेयक पर ज्यादा भागीदारी होनी चाहिए, ज्यादा देर तक चर्चा होनी चाहिए, ताकि हम बेहतर कानून बना सकें, सबके सकारात्मक सुझाव आ सकें। सर, हाल के दिनों में देखा जाए तो बहुत अलग अलग राज्यों में सांसदों के ऊपर मुकदमे दर्ज होना और तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें कई सांसदों ने शिकायत भी आपसे की है। खासकर अभी हाल का मामला देखें तो महाराष्ट्र का नवनीत राणा ने शिकायत की कि विशेषाधिकार हनन हुआ है। उन्होंने आपने नोटिस भी इशू किया है, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने नोटिस भी इशू किया है डीजीपी और वहां के चीफ सेक्रेटरी को। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं। आज भी कांग्रेस के लोगों ने आपसे मुलाकात की। इन मामलों को कैसे देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर सांसदों की राय ये है, उनकी डिमांड भी ये है कि उन पर जो कार्रवाई हो या उन पर जब मुकदमा दर्ज हो उसमें लोकसभा स्पीकर या लोकसभा की मंजूरी बहुत जरूरी है, थ्रू द लोकसभा जो भी हो उनके साथ। तो उसको आप किस रूप में लेते हैं और क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई एक अस्थायी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिसमें कि कम से कम लोकसभा सदस्यों का जो विशेषाधिकार है उसका हनन न होने पाए? देखिए, संविधान बनते समय और देश में कानून बनाते समय हमारे महान नेताओं ने किसी भी माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार दिया है तो उसके कामकाज के लिए दिया है। माननीय संसद सदस्य को, विधायक को भी विशेषाधिकार है तो संसद के कामकाज के लिए, संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होना, संसदीय कार्यकाल में कोई रुकावट न हो, उसके लिए उसको संरक्षण मिला है। लेकिन कानून सबके लिए समान है। मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वो कानून उनके लिए सबके समान है। ये तो बड़ा मैसेज है सर। आप निश्चित रूप से कानून सबके लिए समान है, लेकिन संसद के कामकाज करते समय माननीय सदस्य को रुकावट ना आए, कोई बाधा न डाले, उसके लिए उसको विशेषाधिकार है। और उसके लिए सभी दलों की एक कमेटी बनी हुई है। जब भी माननीय सदस्य कोई ऐसी गंभीर शिकायत करता है, विशेषाधिकार समिति उस पर जांच करती है और जांच करके अपना प्रतिवेदन स्पीकर को प्रस्तुत करती है। सर, अब कुछ थोड़ा पॉलिटिकल बात कर लूं, क्योंकि आप हैं तो सांसद ही कोटा से और राजस्थान को लेकर एक बहुत अलग तरह की चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अगले साल लोग विधानसभा चुनाव भी वहां होना है और आपको भी लोग गाहे बगाहे मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं और बात करते हैं कि ओम बिरला जी भी जो दूसरे नेता हैं उनके तरह ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो आपके पास राजस्थान को लेकर क्या प्लान है आपके मन में? मेरे भविष्य को लेकर कोई प्लान नहीं है। अभी मेरी जिम्मेदारी संसद के अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ बेहतरीन कामकाज कर सकूं, माननीय संसद सदस्यों को पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय हर चर्चा संवाद में मिले, उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़े, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी राज्य के बारे में मेरी कोई जिम्मेदारी अभी नहीं है और इसीलिए मैं वर्तमान जिम्मेदारी को ठीक से निभाऊं, इसका स्नेह आशीर्वाद मेरे संसदीय क्षेत्र का, देश की जनता का मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा रहती है। आप कोटा में मैं देखता हूं बहुत सक्रिय रहते हैं। बहुत कोटा मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। उनकी अपेक्षा है एक जनप्रति के नाते और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करूं और एक जनप्रति का दायित्व निभाऊं। क्या आप अपने आप को रेस में मानते हैं, मुख्यमंत्री की रेस में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं जिस पद पर हूं वो संवैधानिक पद है और उसके नाते मेरी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष, निर्बाध रूप से, सबके सहयोग से मैं सदन चलाऊं। इस जिम्मेदारी को मैं ठीक से निभाऊं, यही मेरे लिए उचित है। अच्छा सर, नई संसद कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? मैं थोड़ा सा फिर इस बार नया संसद भवन आने वाले शीतकालीन सत्र जो होगा, विंटर सेशन, उसमें हमारा प्रयास है कि आने वाला विंटर सेशन नए संसद भवन में हो।
इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, आधारशिला रखी थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने और हमने लक्ष्य तय किया था कि 2 साल के अंदर इस संसद भवन का निर्माण हो, और आज उसी गति से काम चल रहा है। हम 5-7 दिन पीछे हैं, लेकिन उसको भी पूरा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर हमने लक्ष्य रखा था, तो हम संभावना हमारी ये है कि विंटर सेशन नए संसद भवन में शुरू कर सकेंगे। धन्यवाद सर, बहुत सारे सवालों का आपने हमारे जवाब दिया और बहुत सारी आपने बातें कही। फिलहाल आपने पॉलिटिकल सवाल से थोड़ा आप बचे, लेकिन चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं हैं कि नई संसद में नए नए कानून पारित हों और नई संसद में बहुत अच्छा काम भी हो। ओम बिरला साहब थे, 17वीं लोकसभा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने चलाया। 3 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन इन 3 सालों में बड़े ही ऐतिहासिक निर्णय हुए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। विपक्ष की अगली बैठक 21 जून को होगी। इस बैठक में दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है और इसकी अध्यक्षता शरद पवार करेंगे। इस बार 17 दलों को बुलाया गया है बैठक में। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष की बैठक हुई थी। हम आपको बता दें कि शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने से इनकार कर चुके हैं। तो विपक्ष एक साझा उम्मीदवार तैयार करने की कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर विपक्ष की अगली बैठक 21 जून को होनी है। शरद पवार की अगुवाई में ये बैठक होगी। शरद पवार का पिछले कुछ दिनों पहले नाम सामने आ रहा था। कुछ राजनीतिक दल चाहते थे कि उनकी उम्मीदवारी के तौर पर विपक्ष उनका चेहरा आगे रखे, लेकिन वो इससे इनकार कर चुके हैं। तो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। विपक्ष की बैठक 17 दलों के नेताओं के साथ होने जा रही है, जिसमें 21 जून को विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक के तहत एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि विपक्ष एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा उम्मीदवार देना चाहता है जिसमें सभी दलों की सहमति हो। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।